तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जीआरयू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग पाइथन, केरास एंड टेंसरफ्लो। आज हम लोग स्टॉक प्राइस का प्रेडिक्शन करेंगे यूजिंग जीआरयू। ठीक है। देन द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप ए मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल प्राइस डेटा। जब भी हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है तो कुछ डेटा की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हम लोग एक कंपनी का डेटा उठाएंगे, उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेंड करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमारा मॉडल फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। उसी काम का आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेथड होता है या लीनियर मॉडल होते हैं। ये स्टॉक प्राइस को प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टॉक प्राइस का जो नेचर होता है, जो मूवमेंट होता है, वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है। इसलिए नॉन लीनियर डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, नॉन लीनियर डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग जीआरयू टेक्निक का यूज़ करते हैं। हमने आरएनएन के बारे में पढ़ा था, हमने एलएसटीएम के बारे में पढ़ा था और हमने हमने जीआरयू के बारे में पढ़ा था। आरएनएन भी हमारा सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग एलएसटीएम एंड जीआरयू के पास चलते हैं। एलएसटीएम लॉन्ग सीक्वेंशियल डेटा को कैप्चर कर पाता है, उसकी मेमोरी आरएनएन से ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जो गेटिंग मैकेनिज्म होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जीआरयू। जीआरयू इज लेस कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव देन एलएसटीएम। इसके पास दो ही गेट होते हैं। तो अब हम लोग जीआरयू का यूज़ करके स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे कुछ कोड दिख रहे होंगे। इस कोड का यूज़ करके सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे। किसका डेटा कलेक्शन करेंगे? वी विल गैदर द हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस डेटा फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी। हम लोग एप्पल कंपनी का डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद डेटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे? डेटा को क्लीन करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे और उसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करेंगे ताकि वह जीआरयू मॉडल के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि जीआरयू मॉडल ही हमारा सब करता धरता है, उसी के द्वारा स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन होगा। इसीलिए जो करता धरता है उसी के अनुसार हम लोग अगर इनपुट देंगे तो वह हमारा रिजल्ट और अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा। अब जो थर्ड पार्ट आता है, मॉडल का डेवलपमेंट किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे? एक मॉडल बिल्ड करेंगे और ट्रेन करेंगे। ठीक है। ताकि उससे हम लोग अपना जो डेटा है उसके अंदर सीक्वेंशियल पैटर्न है, उस पैटर्न को समझ सकें, उस पैटर्न से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें और यूजिंग टेस्ट डेटा हम लोग प्रेडिक्शन कर सकें। उसके बाद आता है मॉडल इवेल्युएशन। आपका प्रेडिक्शन हो गया, उसके बाद इवेल्युएशन भी चेक होगा कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वह एक्चुअल वैल्यू के कितना आसपास है। ठीक है। जब एक बार हमारा इवोल्यूशन पास हो जाएगा तो हम लोग उसको डिप्लॉयमेंट फेज में ले करके जाएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो इंपोर्ट किए हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग इस कोड को लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे ताकि जो लोग नया भी शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो कोड को समझने के लिए। दोस्तों, अभी मैं गूगल कोलैब इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हूँ और इस समय मैं जीपीयू से कनेक्टेड हूँ। जैसा मैं आपको क्लिक किया हूँ, वहाँ पे देखिए T4 लिखा हुआ है, वहाँ पे रैम डिस्क लिखा हुआ है। अभी लिखा है कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड जीपीयू। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू इज नोन एज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज एडवांस्ड देन सीपीयू, क्योंकि यह एक साथ मल्टीपल कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग द थ्रेड। इसमें डेडलॉक नहीं लगता है। सीपीयू के साथ अगर हमारा ज़्यादा डेटा बड़ा हो गया या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना हुआ या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना हुआ तो सीपीयू वहाँ पे कैपेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग जीपीयू का यूज करते हैं। और ये जिस इन्वायरमेंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, ये गूगल के द्वारा दिया जाता है। आप भी गूगल का यूज़ करके गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हैं और जीपीयू से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ चेंज द इन्वायरमेंट, चेंज द रन टाइम लिखना होता है। उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। T4 टीपीयू से कनेक्ट हो सकते हैं, जीपीयू से कनेक्ट हो सकते हैं और भी कस्टमाइज्ड इसके ऑप्शन भी आते हैं, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये रहा कुछ हमारे इन्वायरमेंट सेटअप का इन्फॉर्मेशन, जो कि सबको जानना चाहिए कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट आखिर रन कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज एनपी। तो पांडा दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, पांडे जी हैं ये। पांडे जी क्या करते हैं? जो डेटा होता है हमारा एक्सेल फॉर्मेट में होता है, सीएसवी फॉर्मेट में होता है, उसको रीड एंड राइट करने के लिए पांडा लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। नमपाई क्या होता है? नम मतलब न्यूमेरिकल, पाई मतलब पाइथन, यानी न्यूमेरिकल पाइथन होता है। हमारे
प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे डेटा के अंदर जो कैलकुलेशन करना होता है वो numpy के माध्यम से किया जाता है। आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो आपको कंप्लीट हुआ numpy के बारे में बता देगा। इसको एज NP इसलिए कहा गया है ताकि मैं इसका बार बार यूज़ करूँगा तो बार बार numpy इसको नहीं लिखूंगा और मैं NP का यूज़ करके इसका काम चलाऊंगा। अब इम्पोर्ट वाई फाइनेंस एज YF, ये वाई फाइनेंस से ही हम लोग जो स्टॉक प्राइस का डेटा है यानी एप्पल का जो डेटा है उसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं स्केल लर्न के पास। स्केल लर्न और प्री प्रोसेसिंग से हम लोग मिन मैक्स स्केलर को इम्पोर्ट करेंगे। यह डेटा के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है जो कि हमारे डेटा को 0 से लेकर 1 के रेंज में कन्वर्ट करता है। टेंसर फ्लो STF, टेंसर फ्लो आप लोगों को पता ही होगा, डीप लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। टेंसर प्ले डॉट केरास डॉट मॉडल इम्पोर्ट सिक्वेंशियल, डीप लर्निंग के अंदर जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वह सभी के सभी केरास के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वहाँ से हमें सिक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट किया क्योंकि हमें सिक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करना है। शेयर मार्केट का डेटा हमारा क्या है, सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कल का प्राइस आज के प्राइस पे डिपेंड करता है, आज का प्राइस फिर आने वाले कल को बताएगा कि क्या प्राइस होगा। इस तरीके से शेयर मार्केट का डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सीक्वेंस में, इसलिए हम लोग सीक्वेंसर मॉडल का यूज़ करेंगे। अब हम लोग लेयर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, GRU, डेंस एंड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट लेयर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें अगर डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना होगा डेटा का तो हम लोग ड्रॉप आउट लेयर का यूज़ करते हैं। डेंस यानी कि लास्ट में हमें एक आउटपुट लेयर चाहिए होती है इसलिए वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। और GRU आपको पता ही है, इसी का यूज़ करके हम लोगों को प्रेडिक्शन करना है। अब मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट का यूज इसलिए किया गया ताकि हम लोग एक विजुअलाइजेशन कर सकें कि हम लोग आखिर कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी लाइन आपको आती है डाउनलोड द डेटा फ्रॉम याहू फाइनेंस। हम लोग अब डेटा को डाउनलोड करेंगे, डेटा इक्वल टू YF डॉट डाउनलोड, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, वाई फाइनेंस इक्वल टू YF। यहीं से हम लोग डेटा को डाउनलोड करेंगे। तो डेटा इक्वल टू YF डॉट डाउनलोड एप्पल का हम लोग डेटा ले रहे हैं AAPL स्टार्ट, यानी कि 1/1/2010 से लेकर के 1/1/2023 तक हमारे पास डेटा है। इतने डेटा का यूज़ करके हम लोग एप्पल के स्टॉक का प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, कि आने वाले समय में एप्पल का प्राइस कितना होने वाला है। इस तरीके से आप भी किसी भी शेयर मार्केट का जो डेटा है उसका भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी शेयर स्टॉक का आप डेटा का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या नेचर होगा, कितने पे क्लोज होगा, कितने पे ओपन होगा। अब जो हमारा डेटा है ये क्लोज, यानी हमारे पास जो कॉलम है वह क्लोज का, यानी कि ये जो हमारा एप्पल का डेटा है इसमें एक कॉलम है क्लोज, यानी कि डे बाय डे हमारा शेयर मार्केट कितने पे क्लोज होता है उसी से संबंधित हमारा ये डेटा है। ये क्या करता है, वी विल यूज द क्लोजिंग प्राइस फॉर द प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्शन के लिए क्लोजिंग प्राइस का हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है इस प्रोग्राम का मतलब। क्योंकि अभी मैं रन करूँगा तो हो सकता है कि डिस्कनेक्शन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से या बीच में रुक जाए, इसीलिए मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है। डेटा डॉट हेड फंक्शन क्या करता है, हमारे डेटा के टॉप 5 रोज को दिखाता है। टॉप 5 रोज देखिए क्या कौन कौन सी हैं और यहाँ पे क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। ये जो लास्ट वाला रो है क्लोज दिखाता है, यानी कि हर दिन डे बाय डे हमारा एप्पल का स्टॉक प्राइस कितने वैल्यू पे क्लोज होता है उसका यह डिटेल दिखा रहा है। इस तरीके से जब हमने देखा कि हमारे डेटा का इन्फो क्या है तो हमारे पास डेटा डॉट इन्फो का यूज़ करते हुए मैं देखना चाहा तो मेरे पास 3272 टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड हैं और इन 3272 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को यूज़ करके ही हमें ये बताना है कि आने वाले समय में हमारे एप्पल स्टॉक का डेटा, एप्पल स्टॉक का प्राइस कितना होने वाला है, कितने पे क्लोजिंग होने वाली है। कुल मिला जुला के हमें यही करना है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। आपने देखिए यहाँ पे डेटा तो आपने डाउनलोड कर लिया। आपका डेटा कौन सा है, एप्पल स्टॉक मार्केट का डेटा है। और इस डेटा में है क्या, इस डेटा में डे बाय डे आपको क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन है कि आज कितने पे क्लोज हुआ, 2 दिन पहले कितने पे क्लोज हुआ था, 1 महीने पहले कितने पे क्लोज हुआ था। इसका एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द पीरियड 1/1/2010 टू 1/1/2023। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए। क्या चलते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए। इसके अंदर देखिए स्केलर इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर का यूज़ किया गया है। तो इस सेक्शन में हम लोग अपने डेटा को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये स्केलर इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा, स्केलर इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर एंड स्केल्ड डेटा इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा।
अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम थोड़ा सा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानो। मिन मैक्स स्केलर का यूज करके हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये होता क्या है, डेटा को हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं बिटवीन इक्वल टू 0 एंड 1 यूजिंग मिन मैक्स स्केलर फंक्शन फ्रॉम द स्केलर प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग मिन मैक्स स्केलर फंक्शन का यूज किए हैं। और मिन मैक्स स्केलर को हम कहाँ से लाए थे, स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, मतलब हमें डेटा का प्री प्रोसेसिंग करनी है, डेटा को नॉर्मलाइज करना है और डेटा को हमें 0 और 1 के बीच में स्केल करना है। यानी कि डेटा की स्केलिंग करने के लिए, डेटा का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमने इस फंक्शन का यूज किया है। पर्पज क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फीचर ऑफ डेटा। तो डीप लर्निंग मॉडल में स्पेशली व्हेन यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन सिग्माइड या 10H का यूज करते हैं, तो उस समय हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब देखिए अगला एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डेटा। इसका क्या मतलब होता है, दिस फंक्शन फर्स्ट कंप्यूट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा ड्यूरिंग फिट एंड देन स्केल द डेटा अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, द रिजल्ट इज स्केल्ड डेटा वेयर आर वैल्यू आर बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको दिख रहा होगा कि सीक्वेंस क्रिएट करने का कोड दिख रहा होगा। ये देखिए लिखा है डिफाइन क्रिएट सीक्वेंस। ये देखिए फंक्शन है, इसके अंदर मैंने डेटा को इनपुट दिया और सीक्वेंशियल लेंथ को इनपुट दिया और एक्स एंड वाई को मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ डेटा माइनस सिक्वेंशियल लेंथ एक्स डॉट अपेंड डेटा आई प्लस। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस कोड का पर्पज क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो द फंक्शन क्रिएट सीक्वेंस इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ स्टॉक प्राइस दैट विल यूज्ड एज इनपुट टू द जीआरयू मॉडल। क्योंकि जीआरयू मॉडल अब क्या करता है, सीक्वेंशियल डेटा को ही प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसको जैसा इनपुट चाहिए, सीक्वेंस डेटा में इनपुट चाहिए, उसके इनपुट के लिए ही हम लोग क्रिएट सीक्वेंस का यूज करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने मॉडल को डेटा सीक्वेंशियल फॉर्मेट में दे सकें और उसका वह एनालिसिस कर सके, उसका वह प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, अब इन टाइम सीरीज प्रिडिक्शन मॉडल्स ऑफन यूज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीवियस टाइम स्टेप्स टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टाइम स्टेप। अब यहाँ पे दिया गया है कि 60 डेज का यहाँ पे इसको डेटा दिया गया है। हियर द मॉडल यूज सीक्वेंस ऑफ द पास्ट 60 डेज स्टॉक प्राइस टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ 61 डेज। ठीक है, जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन करते हैं, यानी कि पहले के जो डेटा होते हैं उस पर ट्रेन किया जाता है मॉडल को, उसी के अभियाप पे वह आगे के वैल्यू को प्रिडिक्ट करके बताता है। यही तो है पूरा मशीन लर्निंग का खेल। मतलब क्या है, आगे की फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का काम है। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक प्राइस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टॉक प्राइस से संबंधित जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें फ्यूचर डेज में, आने वाले डेज में एप्पल का प्राइस किस पे क्लोजिंग होगी उसका पता लगाना है, ताकि मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं या जो मैं अपने लिए भी ये डिसाइड कर सकूं कि अगर मैं अगले दिन इतना पैसा लगाता हूं तो मुझे कितना बेनिफिट होगा और मुझे कब पैसा लगाना चाहिए, कब पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 60 डेज डेटा का यूज़ करके प्रीवियसली वो 61 डेटा को प्रिडिक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डेटा, ये डेटा क्या दिखाता है, डेटा का मतलब क्या है, द स्केल्ड या नॉर्मलाइज स्टॉक प्राइस ऑफ डेटा। और सिक्वेंशियल लेंथ ये क्या है, द लेंथ ऑफ द ईच सीक्वेंस विच इज 60 डेज इन दिस केस। ठीक है, सीक्वेंस लेंथ जो है उसका रेंज हमने 60 डेज ले लिया है। अब यहाँ पे इनपुट देखिए क्या है, एक्स क्या है, ए लिस्ट दैट विल होल्ड द सीक्वेंस ऑफ द लेंथ, यानी सीक्वेंस लेंथ के लिए यह इनपुट है। वाई क्या है, ए लिस्ट दैट विल होल्ड द टारगेट वैल्यू दैट इज स्टॉक प्राइस ऑन द 61 डे। अब यहाँ पे आपको लूप के बारे में भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आखिर में इसमें लूप क्या कर रहे हैं। जैसे एक्स डॉट अपेंड डेटा वाला जो वो है, ये क्या हो गया था, एक मिनट, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो उसको मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ ताकि एक बार फिर से कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक्स डॉट अपेंड डेटा आई प्लस सीक्वेंस लेंथ, वाई डॉट अपेंड डेटा आई प्लस सीक्वेंस लेंथ, रिटर्न एन पी डॉट अरे एक्स एंड एन पी डॉट अरे वाई। अब इस लूप का क्या मतलब है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन कोड कर क्या रहा है उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो रन हर कोई कर लेगा, लेकिन प्रोग्राम में हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि
जीआरयू का मॉडल बनाया कैसे जाता है, डेटा की प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी होती है, लूप कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी लेयर यूज होती हैं, कम से कम आपको ये पता रहेगा तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स डॉट अपेंड डेटा आई कॉलन आई प्लस सिक्वेंस लेंथ कॉलन, इसका क्या मतलब होता है, फॉर ईच पोजीशन आई द कोड टेक्स ए स्लाइस ऑफ द डेटा फ्रॉम आई टू आई प्लस सीक्वेंस लेंथ विच इज ए 60 days लॉन्ग एंड अपेंड इट टू एक्स। ठीक है, अब दूसरा लाइन ऑफ कोड है वाई डॉट अपेंड डेटा स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस सीक्वेंस लेंथ, ये क्या बताता है, द वैल्यू एट आई प्लस सीक्वेंस लेंथ, यानी कि द नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइस आफ्टर द सीक्वेंस इज अपेंडेड टू वाई, नेक्स्ट डे प्राइस क्या होने वाला है ये हम लोग वैल्यू वाई को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये लूप कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये लूप कर क्या रहे हैं। अब अगला लाइन ऑफ कोड हम लोग देखते हैं, अगली लाइन ऑफ कोड को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। रिटर्न वैल्यू में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा np डॉट अरे एक्स, एनपी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एनपी का यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं, यानी कि हमने शुरू में एनपी को इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट numpy एज एनपी हमने किया था ना, तो ये उसी एनपी का यूज हम लोग कर रहे हैं। np डॉट अरे एक्स ये क्या बताता है, रिटर्न द सीक्वेंस एज ए numpy अरे, और np डॉट अरे वाई क्या बताता है, रिटर्न द करस्पॉन्डिंग टारगेट प्राइस एज numpy अरे। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों वैल्यू numpy अरे के फॉर्मेट में आपको मिल गई। अब हम लोग चलते हैं भैया अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट इक्वल टू इंटीजर एंड इन ब्रैकेट 0.8 इंटू लेंथ ऑफ एक्स, यानी कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए 80% डेटा ले रहे हैं और टेस्टिंग के लिए हम लोग 20% डेटा ले रहे हैं। यहाँ 0.8 आपको यही दिखा रहा है कि 80% डेटा आप ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट इक्वल टू एक्स स्प्लिट एंड वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू वाई स्प्लिट एंड वाई स्प्लिट। इसका पर्पज क्या है और ये कोड दिखा क्या रहे हैं, दिस कोड स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, टिपिकली द ट्रेनिंग सेट इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल एंड द टेस्टिंग सेट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, हमारे पास जो रॉ डेटा होता है, यानी कि बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का यूज करके ही हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करें। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास डेटा का इनपुट पता होता है, डेटा का आउटपुट पता होता है। ठीक है, उस डेटा में से जो हमारे पास रॉ डेटा होता है, प्री प्रोसेस डेटा होता है, उसी डेटा में से हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं और थोड़े से डेटा को हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। टेस्टिंग डेटा का भी हमें आउटपुट पता होता है, मतलब एक बार हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर जिसका हमें आउटपुट पता होता है, लेवल पता, फिर उसको हम लोग प्रिडिक्ट करवाते हैं और ये देखते हैं कि कितना % तक ये सही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें रिजल्ट पता ही नहीं रहा होगा तो हम लोग प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का कंपेरिजन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वैलिडेशन एंड टेस्टिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्प्लिट इंटीजर 0.8 इंटू लेंथ है, जैसा मैंने बताया कि 80% ऑफ द ट्रेनिंग के लिए और 20% डेटा आप टेस्टिंग के लिए यूज करें, इसलिए इस कोड का यूज किया गया है। एक्स ट्रेन, ये देखिए कैपिटल और स्मॉल का काफ़ी इसमें लफड़ा होता है, अगर यहाँ पे कुछ आपने कुछ चेंज कर दिया तो आपका कोड में एरर आने लगेगी। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू एक्स स्प्लिट, एक देखिए एक्स फिर कॉलन स्प्लिट फिर एक्स स्प्लिट कॉलम, ये क्या है, स्प्लिट द इनपुट सीक्वेंस एक्स इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया गया है। यहाँ पे फिर एक्स कॉलन स्प्लिट, इसका क्या मतलब होता है, टेक द फर्स्ट 80% ऑफ द डेटा एज ट्रेनिंग सेट, और यहाँ पे आप देखिए एक्स स्प्लिट के बाद अंडरस्कोर लगा है, मतलब टेक द रिमेनिंग 20% डेटा एज टेस्टिंग सेट। तो यहाँ पे कॉलन का बहुत ही महत्व है। पहले अगर कॉलन लगा है, पहले कॉलन उसके बाद स्प्लिट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक द फर्स्ट 80% ऑफ द डेटा एज ट्रेनिंग सेट, और बाद में अगर कॉलन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टेक द रिमेनिंग 20% ऑफ द डेटा एज टेस्टिंग सेट। अब वहीं पे देखिए वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू वाई स्प्लिट, उसी तरीके से फिर यहाँ पे स्प्लिट किया जा रहा है डेटा को। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के बाद हम लोग डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हैं और फिर ट्रेनिंग सेट से अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग सेट वाले डेटा का यूज़ करके अपने मॉडल का इवैल्यूएशन करते हैं। इसीलिए ये काम किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए रीशेप द डेटा फॉर जीआरयू इनपुट। ओके, अब चूंकि हमारा मॉडल जो है जीआरयू हमारा मॉडल है, उसी के हिसाब से वो जैसा खाना खाएगा उसी के हिसाब से हमें खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपके घर में मेहमान आता है
तो जो उसे पसंद होता है उसे वैसा उसको बना कर दिया जाता है। तो वैसे ही हमारा जीआरयू इनपुट को जिस टाइप के डेटा की आवश्यकता होगी उस टाइप के डेटा को हम लोग तैयार करके उसको देंगे। यानी कि अब हम लोग डेटा को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव क्यों करेंगे? क्योंकि जीआरयू को सीक्वेंशियल इनपुट में डेटा चाहिए होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, इसलिए हम लोग उसको जैसा डेटा चाहिए होगा उस अपने डेटा को शेप करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिसीव द डेटा फॉर द जीआरयू इनपुट करने के लिए हमने इस कोड का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये कोड हमें क्या बता रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये कोड है हमारा एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट के बारे में लिखा गया है, और इसका पर्पस क्या है? द जीआरयू मॉडल एक्सपेक्ट द इनपुट डेटा इन ए स्पेसिफिक 3D शेप। ये आपको पता होना चाहिए। द जीआरयू मॉडल एक्सपेक्ट द इनपुट डेटा इनटू ए स्पेसिफिक 3D शेप इन द फॉर्म ऑफ बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड नंबर ऑफ फीचर, ठीक है। बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड नंबर ऑफ फीचर्स। अब एक्स ट्रेन डॉट शेप स्क्वायर ब्रैकेट 0, इसका क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीक्वेंस सैंपल्स इन द ट्रेनिंग सेट, ठीक है। तो एक्स ट्रेन 0 यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या बता रहा है? एक्स ट्रेन डॉट शेप 0 इक्वल टू एक्स ट्रेन डॉट शेप 0 ये लिखा गया, इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीक्वेंस या नंबर ऑफ सैंपल इन द ट्रेनिंग सेट, ठीक है। अब एक्स ट्रेन डॉट शेप 1 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिप्रेजेंट द सीक्वेंस लेंथ दैट इज 60 इन दिस केस, ठीक है। और 1 क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फीचर इन दिस केस इज इनपुट इज ए सिंगल वैल्यू द स्टॉक प्राइस सो द फीचर डायमेंशन इज 1। हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिंगल वैल्यू ही ले रहे हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इसलिए मैंने सिंगल फीचर का यूज़ किया है, और इसी फीचर का यूज़ करके हमें प्रेडिक्शन भी करना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जीआरयू मॉडल होता है उसको इनपुट जो है 3D में चाहिए होता है। जीआरयू मॉडल एक्सपेक्ट द इनपुट डेटा इन स्पेसिफिक 3D शेप, इसीलिए हमें अपना जो डेटा होता है उसको रीशेप करना होता है। किस फॉर्मेट में? बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड नंबर ऑफ फीचर्स। बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड नंबर ऑफ फीचर। जहाँ पे एक्स ट्रेन डॉट शेप स्क्वायर ब्रैकेट 0 ये क्या बताता है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ सैंपल्स इन द ट्रेनिंग सेट। उसके बाद एक्स ट्रेन डॉट शेप 1 ये क्या बताता है? रिप्रेजेंट द सीक्वेंस लेंथ, जो कि ऑलरेडी हम लोग 60 ले चुके हैं। और 1 क्या बताता है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फीचर। इन दिस केस ईच इनपुट इज ए सिंगल वैल्यू सो फीचर डायमेंशन इज 1, ठीक है। अब रीशेपिंग के लिए जो कोड यूज किया गया उसका मतलब देखो, एक्सट्रेन डॉट रीशेप, एक्सट्रेन डॉट शेप 0, एक्सट्रेन डॉट शेप 1 देन 1। ये यही कोड क्या करता है? रिसीव द ट्रेनिंग डेटा इनटू रिक्वायर्ड 3D फॉर्मेट। और जो अगला कोड है रिसीव द टेस्टिंग डेटा इनटू रिक्वायर्ड 3D फॉर्मेट। तो क्यों रिसीव किया गया है ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसको थोड़ा और स्पेसिफिक वे से मैं बता देता हूँ। जीआरयू लेयर एक्सपेक्ट द इनपुट टू बी इन 3D अरे। जहाँ पे जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो बैच साइज को बताती है, यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं, एक बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यानी कि एक बैच में कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं, इसको फर्स्ट डायमेंशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो सेकेंड डायमेंशन है वो सीक्वेंस की लेंथ बताती है, द नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स इन ईच सीक्वेंस लेंथ, इन ईच सीक्वेंस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स हो रहे हैं हर एक सीक्वेंस में। अब जो थर्ड डायमेंशन है ये फीचर बताता है, नंबर ऑफ फीचर पर टाइम स्टेप्स, here 1 because we are only using the closing price, ठीक है। तो इतना डिटेल में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इतने पे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे आया, हम लोग अपने जीआरयू मॉडल को क्या करेंगे? अब डिफाइन करेंगे। इन कोड्स का क्या मतलब होता है, इनको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीआरयू मॉडल को डिफाइन कैसे किया जाए, उसके बारे में हम लोग कोड को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक जीआरयू मॉडल को कैसे डिफाइन किया जाए। तो सबसे पहले देखिए इंपोर्ट टेंसरफ्लो टीएफ मैंने पहले ही कर रखा है। टेंसरफ्लो डॉट क्लास डॉट मॉडल से सीक्वेंशियल मॉडल पहले इंपोर्ट कर रखा है, और क्लास डॉट लेयर से मैंने जीआरयू डेंस और ड्रॉप आउट लेयर को पहले ही आपको बता रखा है। अब चलते हैं दोस्तों डिफाइन द जीआरयू मॉडल। इसके अंदर देखिए कोड लिखा है मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल, और उसके अंदर ये सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं। हर एक पैरामीटर को एक 1 बाई 1 एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा है सीक्वेंशियल मॉडल। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल मॉडल, जो सीक्वेंशियल कीवर्ड है, द सीक्वेंशियल मॉडल इज क्रिएटेड एंड लेयर्स आर एडेड सीक्वेंशियली। लेयर्स को सीक्वेंशियली ऐड करने के लिए हम लोग सीक्वेंशियल मॉडल का यूज करते हैं। लेयर कौन कौन सी होती हैं? इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर। यहाँ पे देखिए जीआरयू 100 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इट एड ए जीआरयू लेयर विथ 100 यूनिट, यानी कि 100 न्यूरॉन के साथ एक जीआरयू लेयर यहाँ पे ऐड हो रही है। ईच यूनिट विल कैप्चर टेम्पोरल डिपेंडेंसी इन डेटा।
डेटा में डिपेंडेंसी क्या है, इसको कैप्चर करने के लिए ये 100 न्यूरॉन्स की एक एक लेयर लगाई गई है, उस लेयर का नाम है जीआरयू लेयर। ठीक है, अब रिटर्न सीक्वेंस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या मतलब होता है, इट इंश्योर दैट द जीआरयू लेयर रिटर्न द फुल सीक्वेंस ऑफ आउटपुट फॉर द नेक्स्ट जीआरयू लेयर टू द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जीआरयू लेयर को कितना आउटपुट इनपुट मिलना चाहिए, उसके लिए ये रिटर्न सीक्वेंस इक्वल टू ट्रू किया गया है। इनपुट शेप इक्वल टू एक्सट्रेन डॉट शेप 1,1, इसका क्या मतलब होता है, स्पेसिफाई द शेप ऑफ आउटपुट डेटा। यहाँ पे एक्सट्रेन डॉट शेप 1, इसका क्या मतलब होता है, यह होता है लेंथ ऑफ इनपुट सीक्वेंस, यानी कि हमने 60 डेज का जो लेंथ ऑफ इनपुट सीक्वेंस दिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस कोड का यूज किया गया है। और 1 क्या है, 1 इज द नंबर ऑफ फीचर्स पर टाइम स्टेप। ठीक है, 1 इज द नंबर ऑफ फीचर्स पर टाइम स्टेप। एग्जाम्पल केवल स्टॉक प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे फीचर कुछ ज़्यादा होते तो यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा सकते थे, 1 2 3 फीचर के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। अब ड्रॉप आउट लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ड्रॉप आउट लेयर के लिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉप आउट ब्रैकेट में 0.2, इसका क्या मतलब होता है, इट एड ए ड्रॉप आउट लेयर विथ ए ड्रॉप आउट रेट ऑफ 20%। दिस मीन्स 20% ऑफ न्यूरॉन विल बी रेंडमली ड्रॉप्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हेल्पिंग टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग की समस्या क्या होती है, जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है, टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग की समस्या आ गई है। तो 20% ड्रॉप आउट लिया गया है, यानी कि डेटा की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस किया करने की कोशिश की गई है, ताकि हमारे मॉडल में अगर जो कुछ भी ओवरफिटिंग हो वो न आने पाए। यही अगर अन्य मॉडल होते हैं मशीन लर्निंग के, तो वहाँ पे हम लोगों को रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन और अन्य तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ड्रॉप आउट लेयर का यूज़ करके जो ओवरफिटिंग की समस्या है उसको हमने कम करने की कोशिश की 20% के हिसाब से। अब सेकेंड जीआरयू लेयर है जीआरयू 100, फिर से एक बार जीआरयू 100 लिखा है वहाँ पे देखिए, ये क्या करता है, फिर से ऐड अनदर लेयर विथ 100 यूनिट्स, मतलब फिर से 100 न्यूरॉन्स का एक लेयर वहाँ पे जोड़ता है। रिटर्न सीक्वेंस इज नॉट ट्रू यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब दिस लेयर विल ओनली रिटर्न द आउटपुट ऑफ द लास्ट टाइम स्टेप विच इज टिपिकली व्हाट यू वांट बिफोर पासिंग डेटा इन ए डेंस लेयर। अब सेकेंड ड्रॉप आउट लेयर भी वहाँ पे लगा हुआ है, ड्रॉप आउट इक्वल टू 0, ड्रॉप आउट एंड ब्रैकेट में 0.2, ये क्या करता है, ऐड अनदर ड्रॉप आउट लेयर विद अ ड्रॉप आउट रेट ऑफ 20% टू फर्दर प्रिवेंट द ओवरफिटिंग। इस तरीके से यहाँ पे दो ड्रॉप आउट लेयर लगी हुई हैं और दो जीआरयू लेयर लगी हुई हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रेडिक्शन हो वह काफ़ी एक्यूरेट हो, इसके लिए लगाया गया। अब हमारा एक आउटपुट लेयर है डेंस। डेंस जो है आउटपुट लेयर है, तो डेंस ब्रैकेट में 1, इसका क्या मतलब होता है, इट एड डेंस लेयर विथ ए सिंगल आउटपुट यूनिट। दिस इज टिपिकल इन रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर द मॉडल इज प्रेडिक्टिंग सिंगल कंटिन्यूअस वैल्यू दैट इज द स्टॉक प्राइस फॉर द नेक्स्ट डे। तो रिग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्शन करना होता है तो हम लोग रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होता है तो रिग्रेशन का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आपको दिख रहा होगा कि डेटा को कंपाइल, मॉडल को कंपाइल करने के लिए, तो हमें लिखा मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम लॉस इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम, ये क्या बताता है, द मॉडल इज कंपाइल्ड यूजिंग द एडम ऑप्टिमाइजर विच इज एन एडाप्टिव लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम डिजाइन टू हैंडल स्पार्स ग्रेडियंट एंड नॉइजी प्रॉब्लम्स। ये एक पॉपुलर चॉइस होती है डीप लर्निंग के अंतर्गत, जब हमें इफेक्टिव एफिशिएंसी चाहिए होती है तो उससे हम लोग एडम ऑप्टिमाइजर का यूज़ करते हैं। लॉस इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर, जब हमें कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है या रिग्रेशन से रिलेटेड जब हमें प्रेडिक्शन का टास्क करना होता है तो वहाँ पे हम लोग मीन स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन का यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर क्लासिफिकेशन करना होता तो हम लोग क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, द लॉस फंक्शन यूज इन मीन स्क्वायर एरर विच इज कॉमन इन रिग्रेशन टास्क, और MSC measure the average square difference between the predicted value and the actual value, which is the goal of minimizing this error during the training, और ये हमें कम से कम रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आपको दिख रहा होगा मॉडल डॉट समरी, ये क्या बताता है, दिस फंक्शन प्रोवाइड समरी ऑफ द मॉडल आर्किटेक्चर, इट शोज द लेयर इन द मॉडल, देयर आउटपुट शेप एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन ईच लेयर। इसलिए हम लोगों ने मॉडल डॉट समरी का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये रहा कि अपने मॉडल को डिफाइन कैसे किया जाए, उसके बारे में जो कोड है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में क्या क्या, ये उसका आउटपुट है, क्या क्या लिखा हुआ, हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे।
हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, ये फिट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग डेटा दिया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ट्रेनिंग का लेवल दिया। मैंने कहा 50 इपोक तक हमारे मॉडल को ट्रेन करना है, और बैच साइज हमारा 32 है, और वैलिडेशन स्प्लिट 0.2, यानी कि ट्रेनिंग के लिए 80% और टेस्टिंग के लिए 20% डेटा हमने यहाँ पे लिया है। जब अपने ट्रेनिंग को मैंने रन किया तो हमने देखा कि हमारा जो ट्रेनिंग लॉस है पहले 0.018 आया, और वैलिडेशन जो लॉस है वो हमारा 9.315। फिर इस तरीके से करते करते हम लोग आगे देख रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग लॉस बढ़ रहा है, और कहीं पे वैलिडेशन लॉस कम हो जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमारे जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो एक समान नहीं रह रहा है। ठीक है, कहीं पे देखिए यहाँ पे 1.1 है, उसके बाद तुरंत 8.8 8.68 आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब लास्ट में हम लोग 50 वाले इपोक पे चलेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, यानी कि ट्रेनिंग का लॉस जो है 2.0198 है, एंड जो वैलिडेशन का लॉस है 7.30, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ओवरफिटिंग की समस्या आ गई है। जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ओवरफिटिंग की समस्या है। ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो उन तरीकों का हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, ओवरफिटिंग होती है तो हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है, टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे वैलिडेशन स्प्लिट, यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे आप 0.3 कर सकते हैं, 0.4 कर सकते हैं। तो आप भी इन पैरामीटर को चेंज करके, या फिर नंबर्स आप इपोक्स को और ज़्यादा बढ़ा करके, बैच साइज को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा करके, फिर से आप अपने ट्रेनिंग को री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इस ट्रेनिंग को जब तब तक करना है जब तक आपका वैलिडेशन लॉस, मतलब ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लॉस जो है बिल्कुल कम से कम ना हो जाए। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो ना हो जाए। अब हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए चल रहे हैं। जब अपने मॉडल को इवेल्युएट किया हमने तो वाई प्रेडिक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, एक्स टेस्टिंग वाले डेटा का यूज करके हमें अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करना है, हमें इवेल्युएट करना है। प्रेडिक्ट द स्टॉक प्राइस कैसे करेंगे? वाई प्रेडिक्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, किस डेटा पे? टेस्ट डेटा पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स द स्केलिंग टू गेट एक्चुअल प्राइस। हम लोग स्केलिंग को रिवर्स करेंगे टू गेट द एक्चुअल प्राइस। तो वाई टेस्ट एक्चुअल इक्वल टू स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाई टेस्ट, एंड वाई प्रेडिक्शन एक्चुअल इक्वल टू स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाई प्रेड। अब इस तरीके से हमने मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट किया। मीन स्क्वायर एरर का जो कोड है एन पी डॉट मीन, एन पी डॉट स्क्वायर, वाई टेस्ट एक्चुअल माइनस वाई प्रेड एक्चुअल, और इस तरीके से हमने मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट किया, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और ये भी कम से कम आना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो हमें फिर से अपनी ट्रेनिंग को दोहराना पड़ेगा। मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन कोड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिले कि जीआरयू मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, जीआरयू मॉडल को बनाएंगे कैसे, और जीआरयू मॉडल का के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ किया, और यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, इसके लिए यहाँ पे आपके पास बिल्कुल विजुअलाइजेशन के लिए एक ग्राफ बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्राफ हमें दिखाता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ये जो वाई एक्सिस पे है स्टॉक स्टॉक प्राइस है, और जो एक्स एक्सिस पे है ये टाइम है। टाइम ये डेज में है। ठीक है, टाइम जो है डेज में है, और ये जो हमारा रेड जो लाइन है, जो रेड वो है, वो हमारा प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस है, और जो ब्लू है वो एक्चुअल स्टॉक प्राइस है। तो ब्लू और ग्रीन के बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ब्लू और ग्रीन के बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमने अच्छा मॉडल बनाया है और अच्छा प्रेडिक्शन किया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे ओवरलैप हो जा रहा है, और आप देखेंगे कहीं कहीं पे जो प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें, अगर 100 वाले पे, अगर 100 डेज पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन देखिए। ब्लू लाइन ये क्या है? ब्लू लाइन अब क्या दिखा रही है? एक्चुअल स्टॉक प्राइस। ठीक है, 100 वाले दिन के आसपास हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्चुअल प्राइस और ये प्रिडिक्टेड प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड प्राइस में कुछ इतना डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इस समय जो लॉस है वो कम है। ठीक है, इस तरीके से हर जगह हम लोग ऐसे लॉस वैल्यू को देखेंगे जो कि कम से कम होना चाहिए। अभी देखिए 200 एंड 210 के आसपास या बिल्कुल एकदम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन हुआ है ये काफ़ी एक्यूरेट हुआ है, ये हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने मॉडल की ओवरफिटिंग को भी चेक करना होता है, ठीक है। अब ऐसा करने से हम लोगों ने क्या किया, हमने स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्शन करने के लिए एक विजुअलाइजेशन तैयार किया, ठीक है। कि अब देखिए, अब आने वाले दिन के लिए फिर से मतलब हमने 600 ये 600वां दिन है, ठीक है। अब किसी को ये पता लगाना हो कि आने वाले समय के लिए स्टॉक प्राइस कितना होगा, 600 से आगे जब जब दिन जाएगा तो यानी कि 601वें वाले दिन, तो ये 601वें, 602, 603, 605 जो भी दिन है, उसके हिसाब से यहाँ से उसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे कितना शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, कितना शेयर प्राइस घटने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जा सकता है 150 के आसपास है ये, ठीक है। यहाँ पे है 150 के आसपास है, जो हमारा 610वां दिन रहेगा तो उस समय, है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कब हमारा स्टॉक मार्केट घटने वाला है, कब हमारा मार्केट बढ़ने वाला है, उसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है, एक्चुअली आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आज के क्लोजिंग पॉइंट को देख करके आप कल के ओपनिंग पॉइंट का एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस टेक्निक का यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जीआरयू इम्प्लीमेंटेशन विद पाइथन एंड केरा का ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को जीआरयू का इम्प्लीमेंटेशन सिखाना, और भी आप लोग एडवांस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट सोर्सेज पे, और आप हम लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसमें काफ़ी सारे फ्री डॉक्यूमेंट हैं जिनका यूज़ करके आप अपना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।